तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो अगर चैनल अपना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। क्योंकि फ्यूचर में यहाँ पे आपको सुगम का जो भी है ना बुक, वो सभी का सोल्यूशन मिलने वाला है। साथ में मैथ का जितना भी बुक है, सुगम हो, केसीसी ना हो, एनसीईआरटी हो या फिर आर एस अग्रवाल हो, फ्यूचर में यहाँ पे सभी का सोल्यूशन मिलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगर आपको चैनल पसंद हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, वरना इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि भूमि उपयोग के वर्गों का विस्तृत विवरण देना है। ठीक है, तो आपके बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर दिया गया है, जो कि यहाँ पे बता रहा है भूमि उपयोग के वर्गों का विस्तृत विवरण दे। तो यहाँ पे देखिए भूमि उपयोग के वर्ग निम्नलिखित है और इसको आपको याद करना होगा, आपको इसको समझना होगा तभी याद होगा। वन के अंतर्गत भूमि आता है, यानी जो वन के अंतर्गत भूमि है वो वाला, और शुद्ध बोई गई भूमि यानी जिस पे कृषि किया जाता है, खेती के लिए अनुपलब्ध भूमि, जहाँ पे मतलब खेती के लिए अनुपलब्ध भूमि है, जैसे कि बंजर एवं, इसमें दो कैटेगरी है, एक बंजर एवं व्यर्थ भूमि। मतलब बंजर है, व्यर्थ भूमि है, तो वो कृषि के लिए तो अनुपलब्ध भूमि हो गया। और दूसरा है गैर कृषि कार्य, जैसे धर्म स्थलों, सड़क और मकान, कारखाने, ये सब जहाँ पे है वो भी एक तरीके से खेती के लिए अनुपलब्ध भूमि है, जिसको हम लोग गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि कहेंगे। ठीक है, तो ये खेती के लिए अनुपलब्ध भूमि में दो कैटेगरी इसका है। और चौथा में प्रति भूमि। प्रति भूमि में यहाँ पे दो कैटेगरी है। प्रति भूमि एक होता है वर्तमान प्रति भूमि, ऐसी भूमि पर पिछले एक वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं की गई होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्तमान प्रतिभूमि। और दूसरा है अन्य प्रतिभूमि, तो ऐसी भूमि पर पिछले 1 से 5 वर्ष तक खेती नहीं की गई होती है। तो ये हमारा चौथा प्रतिभूमि का दो दो कैटेगरी था। और पांचवा में अन्य कृषि अयोग्य भूमि, जो और भी भूमि है जो कृषि योग्य भूमि है, जैसे कि बाग बगीचों की भूमि हुआ, स्थायी चारागाह की भूमि हुआ, और कृषि योग्य है बट वो भी बंजर भूमि है। तो बंजर भूमि क्यों है? ऐसी भूमि पर पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से खेती नहीं की गई, तो ये कृषि योग्य है। ठीक है, तो इसको, ये हमारा 5 हुआ। और यहाँ पे देखिए ये सभी सुगम का जो भी सब्जेक्ट है ना, वो सभी का सोल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चैनल का नाम, अगर आप पीडीएफ देख रहे होंगे तो इसलिए हमने यहाँ पे चैनल का नाम भी मेंशन कर रखा है। तो आर के मा सोल्यूशन आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि भूमि निम्नीकरण एवं संरक्षण पर अपने विचार को प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो निम्नीकरण पे अपने विचार क्या है, कि निम्नीकरण क्या है, कैसे होता है, ये बताना है। और संरक्षण भी किस प्रकार से किया जाना चाहिए वो बता देना बस। ठीक है, तो भूमि के मौलिक यानी जो उसका स्वाभाविक गुण होता है मिट्टी का, उसमें गिरावट का आना, ठीक है, भूमि निम्नीकरण कहलाता है। वो गिरावट कैसे आएगा, तो वो कई कारणों से हो सकता है। चलिए जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो ये तो फिलहाल यहाँ पे भूमि निम्नीकरण कहलाता है। इसके मुख्य कारण है, पहला खनन, अति पशुचारण। खनन का मतलब जब हम लोग किसी धातु वगैरह को, अयस्क जो निकलता है, तो वो खनन करके हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, वो पहला कारण। दूसरा है अति पशुचारण। ज़्यादा पशुचारण से क्या होता है कि वहाँ पे जो भी घास है, पेड़ पौधे, उसको जानवर सभी खा जाते हैं, जिससे मिट्टी जो है उसका कटाव यानी बोले तो अपरदन ज़्यादा होगा। औद्योगिक अपशिष्ट जो होता है, जो फैक्ट्री वगैरह से निकलता है, तो वो भी मिट्टी को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। और तीसरा है जलाक्रांत। जलाक्रांत मतलब अधिक सिंचाई, जिससे अम्लीयता और क्षारीयता जो है मिट्टी की बढ़ जाती है, जो कि काफ़ी नुकसानदायक है। चूंकि मिट्टी को अच्छा उपजाऊ के लिए ना तो ज़्यादा लवणीय और ना तो ज़्यादा क्षारीय होना चाहिए। ठीक है, 6 से 7 उसका पीएच मान नॉर्मली होना चाहिए अच्छे उपज के लिए। इन कारणों से विश्व में मरुस्थलीकरण और भूस्खलन, भूमि अनुर्वरता यानी कि उसकी जो उर्वरता वो कमी है हुआ है। ठीक है, इस ऐसे समस्याएं बढ़ रही है, इसलिए भूमि संरक्षण जरूरी है। इसके लिए कुछ उपाय इस प्रकार है। तो संरक्षण से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग 6 पॉइंट बट 5 पॉइंट भी लिख सकते हैं, एक आध पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा है, जो आपको अच्छा लगे वो याद कर ले। पहला वन रोपण करना। ठीक है, वन रोपण करना, क्योंकि वन जो है मिट्टी को पकड़े हुए रहता है। चारागाहों का उचित प्रबंधन करना, जिससे मतलब कि उस तरीके से ज़्यादा चारा, मतलब चारागाह का एक अलग व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, अति पशुचारण पर रोक लगाना, ज़्यादा पशुचारण पे रोक लगाना। आपको पता, पीछे पहले हमने बताया कि इससे क्या होता है, औद्योगिक जल का परिष्करण के पश्चात ही विसर्जन करना। जो मतलब फैक्ट्री वगैरह से जो जल निकलता है उसको हम लोग मतलब साफ करके ही उसको बाहर निकालें। उब्बड़ खब्बड़ भूमि को समतल बनाना। यहाँ पे अनवलिका जो अपर्दन है वो होता है, तो इसको हम लोग, जो उब्बड़ खब्बड़ भूमि है, तो इसको भी समतल बनाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक कारण है मिट्टी संरक्षण के। तो ऐसा करने से हम लोग मिट्टी संरक्षण कर सकते हैं। और अगला जो है वो जैविक खाद का उपयोग बढ़ाना, क्योंकि हम जानते हैं रासायनिक खाद से नुकसान होता है और जैविक खाद आपके लिए लाभदायक है, हेल्प मतलब ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो ये जैविक खाद का उपयोग बढ़ाना। तो भारत में तीसरा नंबर क्वेश्चन, भारत में पाए जाने वाली मृदा का विवरण देना है। तो विवरण देना है इसका। तो यहाँ पे देखिए, भारत में जलोढ़ मृदा उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में
की नदी घाटियों तथा तटीय क्षेत्रों में मिलती है। जलोढ़ मृदा आपको जहाँ पे नदी होगा उसके तटीय क्षेत्र में ही मिलेगा और मैदानी क्षेत्रों में मिलेगा, ठीक है। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर तथा पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। काली मृदा दक्कन के पठारी क्षेत्रों में मिलती है। लाल मृदा पठारी क्षेत्र के दक्षिण एवं पूर्वी भागों में पाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारा काली मृदा और लाल मृदा था। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है लाल मृदा ये दक्षिण और पूर्वी भागों में पाया जाता है, किसके, तो यहाँ पे दक्षिण पठारी क्षेत्र के। लेटराइट मृदा पूर्वी और पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में पाई जाती है। पर्वतीय मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में तथा मरुस्थलीय मृदा जो है मरुस्थल वाले क्षेत्र में जैसे राजस्थान और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में अधिक मिलती है। और यहाँ पे एक पॉइंट है कि लाल मृदा सबसे अधिक जो है वो तमिलनाडु तथा लेटराइट मृदा लेटराइट मिलने में सबसे अधिक पाई जाती है। मतलब लाल मृदा जो है सबसे अधिक तमिलनाडु तथा लेटराइट, तो यहाँ पे देखिए ये छूटा हुआ थोड़ा सा, लाल मृदा सबसे अधिक तमिलनाडु तथा लेटराइट मृदा जो है वो केरल में, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, केरल में सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे केरल होगा तो केरल में सबसे अधिक पाई जाती है। ये इस प्रकार से हम लोग भारत में पाए जाने वाली मृदा का विवरण दे सकते हैं। अब यहाँ पे 64वां क्वेश्चन है, मृदा अपरदन के कारणों का उल्लेख कर इसके संरक्षण हेतु सुझाव लिखना है। मृदा किस कारण से अपरदन होता है, इस पर इसको संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो मृदा अपरदन के कई कारण है, जैसे अति पशुचारण से हमने पहले बात किया, और चारण, वन कटाव, बाढ़ एवं तीव्र पवन का असर, ठीक है। ज़्यादा भी पवन में जो आंधी तूफान आता है और बाढ़ से जो पानी आती है ज़्यादा, उससे भी मिट्टी अपने तली और तट को काटते हैं, ठीक है। तो ये पवन का असर, अचानक से तेज वर्षा इत्यादि, ये सब सारे हैं जो जिससे मिट्टी अपरदन होता है। मृदा अपरदन की गति को स्थल रूप भूमि, यानी मृदा अपरदन की जो गति है उसको स्थल रूप यानी कि उसकी ढाल कैसा है, ठीक है, मतलब स्थल रूप कैसा है, भूमि की ढाल, और जलवायु यानी कि जो वहाँ का जो जलवायु कैसा है, मौसम, वनस्पति विस्तार, वनस्पति ज़्यादा है या कम है, ठीक है, एवं मानवीय गतिविधि है, ठीक है, मानवीय गतिविधि भी इसके लिए जिम्मेवार है। तो ये सब मुख्य कारक नियंत्रित करती है अब मृदा अपरदन की गति को, ठीक है, नियंत्रित करते हैं। इसके संरक्षण के लिए कुछ प्रभावी उपाय इस प्रकार है। मेनली जो मृदा अपरदन होता है इसका यही कारण है जो हमने ऊपर देखा, और इसका संरक्षण का कुछ प्रभावी उपाय इस प्रकार है। पहला क्या है कि पर्वतीय ढालों पर वृक्ष लगाना, यानी जो पर्वत है उसकी ऊंचाई आपको पता है, ढलान होता है, ऊंचाई मतलब होता है और ढलान भी होता है, तो वहाँ से अगर पानी आएगा तो वो ज़्यादा मात्रा में अपरदन होगा मिट्टी का, ठीक है। तो इसलिए पर्वतीय ढालों पर जो वृक्ष को लगाना ताकि कम से कम अपरदन हो। जैविक खाद का उपयोग बढ़ाना जिससे मिट्टी की जो भी गुण है उसमें गिरावट ना आए। और यहाँ पे बोला फसल चक्र विधि को अपनाना। फसल चक्र विधि क्या होता है आपको पता है कि दो फसल जब उगाया जाता है उसके बीच में एक दलहनी फसल को उगाना होता है, ठीक है। शुष्क एवं तटीय क्षेत्रों में वृक्षों को कतार में लगाना, यानी शुष्क एवं जो तट वाले क्षेत्र है वहाँ पे वृक्ष को कतार में लगाना, ताकि अगर पेड़ पौधे जैसे इस प्रकार से अगर पेड़ पौधे होंगे तो एक मतलब कि इस प्रकार से ये बॉर्डर का काम करेगा। अगर इधर से वायु आएगा तो ये पेड़ पौधा जो है इसकी गति को रोकेगा, ठीक है ना। तो आगे जो भी मिट्टी वगैरह है उसका कटाव कम हो या फिर ना के बराबर हो, या कम हो, ठीक है। और बांध बनाना, तो ये हमारा जो है ये मृदा अपरदन और इसके जो संरक्षण हेतु सुझाव था। और मृदा क्या है, मृदा उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक यहाँ पे वर्णन करना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि मृदा भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है, ठीक है। ये मृदा का डेफिनेशन हुआ था। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में मौलिक चट्टान जो होता है, एक्चुअली चट्टान से मृदा टूट फूट कर उसी से बनता है। तो मौलिक चट्टान टूटकर महीन होती जाती है, जो कालांतर में भौतिक, जैविक एवं रासायनिक ऋतुक्षरण से मृदा बन जाता है, ठीक है। ग्रेनाइट चट्टानी क्षेत्रों में मोटे कणों वाली बालू प्रधान मृदा तथा बेसाल्ट चट्टाने वाले क्षेत्रों में महीन कणों वाली काली मृदा का निर्माण होता है। तापमान, नमी और पवन जैसी जलवायु कारकों, ठीक है, जलवायु कारकों से मृदा निर्माण में अंतर आता है। तो ये सब कारण से विभिन्न प्रकार के मतलब जो मृदा है वो पाया जाता है, जैसे जलोढ़ हो गया, ठीक है, लाल मृदा हो गया, आपने देखा लेटराइट मृदा हो गया। तो इस प्रकार से मृदा में अंतर होता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और ये हमारा मतलब ये चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे भूगोल का। वीडियो चलो लाइक में से जरूर से कीजिएगा, और चैनल बना चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।